नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद कुमार अभी में। मित्रों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला 15 फरवरी 2024 को सुनाया। यह बहुप्रतीक्षित फैसला था और इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। यह निर्णय जुडिशियल एग्जाम, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस निर्णय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। मित्रों, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है 2017 में ये अस्तित्व में आया, तो प्रारंभ से ही इस पर विवाद रहा और इसके विरुद्ध कई याचिकाएं दाखिल की गईं। मुख्य रूप से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जे.आर. ठाकुर, अन्य लोगों ने इसमें याचिकाएं दाखिल की। केस का टाइटल है मित्रों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। ये 2017 की रीट याचिका सिविल संख्या 880 है। यह याचिका 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ द्वारा सुना गया। इस संविधान पीठ में शामिल थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई श्री डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए असंवैधानिक है। अदालत ने सर्वसम्मत से निर्णय सुनाया और इसमें सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मुख्य फैसला सुनाया। जस्टिस खन्ना ने थोड़ा अलग तर्क के साथ इसमें सहमति व्यक्त की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मिश्रा की ओर से राय लिखाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन किया है, इसलिए असंवैधानिक है। जस्टिस खन्ना ने भी इससे सहमत व्यक्त की। इस मामले में दो महत्वपूर्ण सवालों पर विचार किया गया। पहला सवाल था, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के अनुसार राजनीतिक दलों को स्वैच्छिक योगदान पर जानकारी का गैर प्रकटीकरण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C, धारा 183 के खंड 3 में संशोधन, कंपनी अधिनियम के आयकर अधिनियम की धारा 13A(b), संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा प्रश्न ये था, क्या इन धाराओं में संशोधन द्वारा राजनैतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग की परिकल्पना की गई है? यह कंपनी अधिनियम की धारा 182(1) और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सूचना के अधिकार के मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है का उल्लंघन करती है, इसलिए यह योजना असंवैधानिक है और इसके माध्यम से जो भी संशोधन किए गए हैं आयकर अधिनियम में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में या कंपनी एक्ट में, वो सभी भी इसके साथ अप्रभावी हो जाएंगी और असंवैधानिक हो जाएंगी। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक योगदानकर्ताओं को मेज पर सीट देता है, यानी यह विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है। लेकिन यह पहुंच नीति निर्माण पर भी प्रभाव में तब्दील हो जाती है। वैध संभावना यह भी है कि किसी राजनीतिक दल को पैसे और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण बदले की व्यवस्था में वित्तीय योगदान के लिए नेतृत्व मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और विवादित प्रावधान इस हद तक कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से योगदान को अज्ञात करके मतदाता की जानकारी के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जो अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है।
जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मिश्रा की ओर से राय लिखते हुए सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ ने महत्वपूर्ण रूप से माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन किया है। तदनुसार यह योजना असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी जारी किए, जो कि इस प्रकार हैं। पहली बात कि भारतीय स्टेट बैंक जो चुनावी बॉन्ड जारी करता है, वो चुनावी बॉन्ड तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर देगा। दूसरा कि भारतीय स्टेट बैंक 12 अप्रैल 2019 के न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद से आज तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण भारत के चुनाव आयोग को प्रस्तुत करेगा और विवरण में प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का मूल्य शामिल होगा। भारतीय स्टेट बैंक उन राजनीतिक दलों का विवरण प्रस्तुत करेगा जिन्होंने 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से योगदान प्राप्त किया है, और एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक बॉन्ड के विवरण का खुलासा करना होगा, जिसे भुनाने की तारीख और इलेक्टोरल बॉन्ड का मूल्य भी शामिल होगा। चौथा ये था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उपरोक्त जानकारी 3 सप्ताह के भीतर, निर्णय के दिनांक 15 फरवरी था, उसके 3 सप्ताह के भीतर यानी 6 मार्च तक ईसीआई को सौंप देना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 13 मार्च 24 तक एसबीआई से प्राप्त संपूर्ण जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर हैं, लेकिन जिन राजनीतिक दलों द्वारा अभी तक भुनाया नहीं गया है, उन्हें राजनीतिक दल द्वारा क्रेता को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद जारीकर्ता बैंक क्रेता के खाते में राशि वापस कर देंगे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इस जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक इसमें एसबीआई ने 4 मार्च को माननीय उच्चतम न्यायालय से ये जो जानकारी थी उसे उपलब्ध कराने की कुछ अधिक समय की मांग किया था, जिससे कि 11 मार्च को सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसकी मांग को ठुकरा दिया और 12 मार्च को एसबीआई को ये जानकारी साझा करने के लिए कहा, और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि इन जानकारियों को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।